हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे को नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और इस यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस वेब डिज़ाइनिंग की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके कंटेंट से कि क्या क्या हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। फिर उसके बाद आती है आपकी स्यूडो क्लासेस। फिर उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेब पेज लेआउट डिज़ाइन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अंदर से जो बॉक्स मॉडल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका वेब पेज लेआउट डिज़ाइन, क्योंकि एक वेब पेज आपसे डिज़ाइन करवाने के लिए वो आएगा ही आएगा, चाहे वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या फिर कुछ भी सिचुएशन टाइप भी हो सकता है कि रेलवे के लिए आपको एक HTML का वेब पेज बनाना है विद द हेल्प ऑफ CSS एंड आप वो किस तरीके से बनाओगे। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि जिससे आप इजीली कोई भी वेब पेज बना सके। तो ये होने वाले हमारे कंटेंट्स और फटाफट से जंप करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। देखो भैया, ये हमारा है डायग्राम और इस डायग्राम के अंदर हमें कुल मिलाकर के 4 चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहला है मार्जिन, दूसरा है बॉर्डर, तीसरा है पैडिंग और चौथा है कंटेंट। और इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं, हाइट एंड विड्थ। अब हाइट एंड विड्थ को हम आगे देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है। तो बॉक्स मॉडल एक ऐसी लेआउट होती है जो पूरे के पूरे जो HTML के एलिमेंट्स हैं ना उनको अपने अंदर रैप अप करती है। अपने अंदर रैप अप करने का मतलब क्या है, जो भी आप HTML की चीज़ें लिखोगे, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, आप कोई भी कंटेंट है, इमेज लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आप CSS और आप उसके साथ CSS यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये वाला जो है मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेगी? मान के चलिए कि आप एक वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, ये है आपका वेब पेज। अब वेब पेज के अंदर आपने एक इमेज डाली तो वो इमेज आपकी इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ये है आपकी इमेजिनेशन, ठीक है, ये है आपकी इमेजिनेशन और ये है रियलिटी। आनी चाहिए थी लेफ्ट में लेकिन आ रही है ऐसे पूरे पेज पे, यहाँ पे आ रही है, पूरी फैल रही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ तो मैनेज करनी ही पड़ेगी, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन आपको इसकी पोजीशन भी मैनेज करनी पड़ेगी। और पोजीशन मैनेज करने के लिए आप पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन वगैरह का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे जो HTML एलिमेंट है उनको अपने अंदर क्या करता है, रैप करता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ये हमने पढ़ लिया, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन जो है अपने अंदर जो है कंसिस्ट करता है। बॉक्स मॉडल मींस द डिज़ाइन एंड द लेआउट। बॉक्स मॉडल का मतलब ये है कि जो डिज़ाइन है और जो लेआउट है हमारी वेब पेज का वो किस तरीके का होने वाला है, ये हमारा बॉक्स मॉडल हमें बताता है। अब इसके अंदर जो हाइट और विड्थ है उसका क्या रोल है, इसका रोल ये है कि जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो पूरी स्क्रीन पे ना फैले, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो इमेजेस का साइज़ होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हमें अपने हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है ना, तो उस चीज़ के लिए हम हाइट और विड्थ का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे। तो सबसे पहला है कंटेंट। जैसे कि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको एक एक्सप्लेनेटरी वे में, एक लाइन में जो है डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंटेंट है सबसे पहले, द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। एक बॉक्स जहाँ पे जो है हमारे टेक्स्ट और इमेजेस जो है वो अपीयर होती है। फिर उसके बाद है हमारी पैडिंग। पैडिंग का क्या है, क्लियर एन एरिया अराउंड कंटेंट, कि जो हमारा कंटेंट है उसके आसपास एक एरिया जो है उसको क्लियर कर देता है। और जो पैडिंग होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये वाली जो एक शेडिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बनाई है ना, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो मार्जिन है और जो पैडिंग है वो दोनों ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पेंसिल से मार्क कर रखा है ना, ये दोनों क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब कि बॉर्डर अगर आप बनाओगे तो बॉर्डर दिखाई देता है, राइट। ये जो जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर बना रखे हैं, ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक कुछ है, ठीक है, ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर की जो विड्थ है उसको भी मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने पिछले यूनिट्स में जो पढ़ी हैं, और इस यूनिट के जो पार्ट 1 है उसके अंदर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफाइन किया था, पढ़ा था, ठीक है। और जो हमारी पैडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होती है और साथ ही साथ मार्जिन भी हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। चलिए
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर क्या है, गोज अराउंड पैडिंग एंड कंटेंट, मतलब कि कंटेंट और जो हमारा पैडिंग है उसके ऊपर जो चीज़ होगी वो होगी बॉर्डर। और लास्ट में आती है हमारी मार्जिन, क्लियर एन एरिया अराउंड बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो बॉर्डर होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो कौन क्लियर करता है, मार्जिन करता है, और वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारी बात हो गई बॉक्स मॉडल की। लेकिन अब बॉक्स मॉडल काम किस तरीके से करता है ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग को। तो वर्किंग के अंदर क्या होता है, टू सेट विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ CSS बॉक्स मॉडल, कि हमें किस तरीके से अपनी जो कंटेंट है उसका विड्थ और हाइट को प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना है, सेट करना है, उस चीज़ के लिए हमें CSS बॉक्स मॉडल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव ओनली हाइट एंड विड्थ ऑफ कंटेंट एरिया, हमारे पास क्योंकि हाइट और विड्थ ही होती है जिसके द्वारा हम जो अपना कंटेंट है ना उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं मतलब कि हम उसको छोटा बड़ा, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब चौड़ाई का मतलब विड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितना भी एक वेब पेज के अंदर जितना भी हम फंक्शनिंग कर सकते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ हाइट एंड विड्थ ही कर सकते हैं। ठीक है, वी नीड टू ऐड पैडिंग, बॉर्डर्स, मार्जिन्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फुल साइज ऑफ एन एलिमेंट। इसलिए हमें पैडिंग, बॉर्डर्स, मार्जिन्स को कैलकुलेट करना पड़ता है जिससे हम फुल साइज जो है एलिमेंट का उसे कैलकुलेट कर सके। अब एक्चुअली में क्या है कि हमें, अब आप ये बोलेंगे कि भैया हमें तो HTML पेज बनाना आता है, लेकिन व्हाट इज़ द नीड ऑफ पैडिंग, बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स। देखो यार, आपको HTML पेज बनाना तो आता है, लेकिन अगर आपके जो HTML पेज आपने बनाया होगा ना उसके ऊपर कोई विजिट नहीं करना चाहता होगा, वो उसका यूज़र इंटरफेस इतना गंदा होगा ना, या फिर इस तरीके का नहीं होगा कि लोग आपकी वेबसाइट से जो है वो लिंक करें या फिर मज़ा आया उन्हें यूज़ करने में, तो इसी वजह से जो हमारे पैडिंग है, बॉर्डर्स और जो मार्जिन्स है वो यूज़ किए जाते हैं जिससे जो हमारा पेज है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, इंटरैक्टिव से क्या होगा, जो यूज़र है उसे आपके वेबसाइट को यूज़ करने में मज़ा आएगा, वो आपके वेबसाइट के ऊपर और ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड करेगा। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस यूनिट के अंदर। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो है ना वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट की वो यही है कि आप इसके अंदर जो एक वेबसाइट के अंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो आप लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो आपके एक सिलेबस का पार्ट है। चलिए फिर उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, हमने HTML के अंदर कोई पैराग्राफ पहले से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, हम उस P की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, ये CSS है। ठीक है, तो P इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाली है, जैसे विड्थ हमारी 80 पिक्सल्स की होने वाली है, हाइट हमारी 70 पिक्सल्स की होने वाली है, मार्जिन हमारा 0 होने वाला है, मतलब हमने मार्जिन दिया ही नहीं है। फिर उसके बाद है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मतलब कि जो इस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना, बॉर्डर है, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं अब कितनी कर रहा हूँ, 2 पिक्सल कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल सॉलिड ब्लैक कलर की चाहिए। अगर मुझे रेड कलर की चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा, तो वो बॉर्डर जो है मेरा रेड कलर का हो जाएगा। मुझे पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल्स की चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्सल्स ही लिखो, अगर आपको परसेंटेज लिखनी है तो भैया आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, CSS परसेंटेज को भी जो है मानती है। चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है टोटल एलिमेंट विड्थ। अब हम टोटल एलिमेंट की विड्थ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और टोटल एलिमेंट की हाइट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से हम जो है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि हमें कैलकुलेट करना होता है फुल साइज ऑफ एन एलिमेंट, तो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे। विड्थ प्लस लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, विड्थ जो है चौड़ाई जो है पूरे कंटेंट की, प्लस लेफ्ट और राइट पैडिंग, प्लस लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, प्लस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन सबका टोटल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एलिमेंट की विड्थ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये विड्थ क्या है हमारी 80 है, राइट, 80 प्लस लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग 5 पिक्सल्स हमने दी हुई है, तो यहाँ पे हम सिंपली 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर उसके बाद हमारा लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ये हमारा 2 पिक्सल्स, हम 2 पिक्सल्स ऐड कर देंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है तो वो है 0, तो यहाँ से हमारा टोटल जो आ जाता है वो आ जाता है 87 पिक्सल्स। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, राइट। तो इसी तरीके से हमें जो है हाइट कैलकुलेट करनी होती है। हाइट के अंदर हम क्या करते हैं, हाइट, ठीक है, इसके अंदर TNB का मतलब क्या है, टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे मैंने एब्रीवेशंस लिख दिए जिससे आपको नोट्स को समझने में और पढ़ने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे हमारी हाइट प्लस टॉप एंड बॉटम पैडिंग प्लस टॉप एंड बॉटम बॉर्डर प्लस टॉप एंड बॉटम मार्जिन। अब भैया आप ये पूछोगे कि टॉप एंड बॉटम की क्या ज़रूरत है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपका वेब पेज है, अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, वेब पेज को, तो ये आपका एक वेब पेज है,
ये एक इमेजिनरी है और ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो इमेजिनरी के अंदर आप ये चाहते हो कि 2 इमेजेस मेरी साइमल्टेनियसली या 3 इमेजेस मेरी साइमल्टेनियसली ऐसे आ जाएं, 3 मेरी इमेज नीचे आ जाएं इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से चाहते हो। अब देखो, आप अगर देखोगे ना तो गैप यहाँ पे है, ठीक है, और गैप यहाँ पे है, गैप यहाँ पे भी है और गैप यहाँ पे भी है। एक तरीके से एक स्क्वायर जो है आपका गैप जो है वो बन रहा है। लेकिन अगर आप यही चीज़ बिना CSS की हेल्प करे, बिना मार्जिन्स और पैडिंग की हेल्प से बनाओगे तो हो सकता है कि इमेजेस कुछ इस तरीके से ओवरलैप करें, ठीक है। हो सकता है इमेजेस इस तरीके से ओवरलैप करें और जो डेवलपर्स होंगे उन्हें वाली चीज़ पता भी होगी कि इस तरीके से ओवरलैप करेगा, ठीक है। हो सकता है किसी का साइज़ इतना बड़ा हो कि भाई यहाँ पे आ रहा है पूरा, है ना, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन बन जाएगा। लेकिन अगर आप हाइट, विड्थ, मार्जिन, बॉर्डर इन सब का यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से अपने इमेजिनरी जो आपका वेब पेज है उसको जो है ईजिली अचीव कर सकते हो। तो इसलिए हम जो है बॉक्स मॉडल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा सपोर्टेड ब्राउज़र्स कि कौन कौन से हमारे सपोर्टेड ब्राउज़र्स हैं। तो ज़्यादातर अब जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें से मैंने जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा इजी टू लर्न है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, राइट। चलिए, ये तो हमारे हो गए सपोर्टेड ब्राउज़र्स। और दोस्तों, आप इसके अंदर जितना कंटेंट ऐड कर सकते हो ना बॉक्स मॉडल के अंदर उतना करना। ये तो बेसिक कंटेंट है जो आपको लिख के ही आना है और इसके अंदर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, बिकॉज ये मैंने बहुत रिसर्च करके कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सूडो क्लासेस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर दिक्कत होती है, राइट। चलिए इस चीज़ को आसान बनाते हैं। सूडो क्लासेस क्या होती हैं? तो सूडो क्लासेस क्या होती हैं कि स्पेशल स्टेट होती है एक एलिमेंट की। स्पेशल स्टेट होती है मतलब मान के चलिए कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए हैं और वहाँ पे एक बटन लगा हुआ है साइन अप का, ठीक है। जैसे आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करते हो या फिर होवर करते हो, होवर का मतलब क्या होता है कि आप कर्सर, आपने क्लिक नहीं किया है लेकिन आप उस बटन के ऊपर उस कर्सर को जो है, माउस कर्सर जो है उसको टहला रहे हो या फिर घुमा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होवर। अब क्या होता है कई सारी वेबसाइट्स के अंदर कि जैसे आप कर्सर को उस बटन के ऊपर लेके चले जाओगे उसका कलर चेंज हो जाता है, एनिमेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये स्पेशल स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की HTML के अंदर। तो ये हम अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लासेस। आज के टाइम में क्या है, हमारे पास बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है, सिमेंटिक UI है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो चीज़ें हैं ना अचीव करनी बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं CSS के, लेकिन ये वाली जो सूडो क्लासेस हैं ये बहुत पहले यूज़ की जाती थी, ठीक है। आज के टाइम में कम यूज़ की जाती है। हो सकता है कुछ डेवलपर्स जो है वो अभी भी कर रहे हो, लेकिन ये बहुत कम यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन इसको समझना हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हो गई हमारी सूडो क्लासेस। चलिए फॉर एग्जांपल स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन यूजर होवर कर्सर ओवर इट। जैसे कि अभी हमने बात करी कि एक बटन लगा हुआ है और बटन के ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके आते हो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो एनिमेट हो जाता है, उसके ऊपर एनिमेशंस चलने लगते हैं अलग अलग, या कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा है स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली। मान के चलिए कि आप एक जैसे आप गूगल का एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल पे आपने यूनिक वेबसाइट सर्च किया, सर्च करने के बाद जो है फर्स्ट रिजल्ट आया है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप जब दोबारा यूनिक वेबसाइट्स को गूगल पे सर्च करोगे तो वो ना ब्लू कलर में नहीं आएगा, वो पर्पल कलर में हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सूडो क्लासेस का कि आप जिस लिंक पे विजिट कर चुके हो वो लिंक अलग तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा, और जिस लिंक पे आपने विजिट नहीं किया है उस लिंक को अलग तरीके से विजिट किया जाएगा। तो ये है हमारा सूडो क्लासेस का दूसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। फोकस का मतलब क्या है? मान के चलिए एक इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर आपका नाम मांगा गया है। अब नाम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तुरंत उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसका जो बॉर्डर साइज था वो इंक्रीज हो गया, है ना, और जो नेम लिखा हुआ था कि यहाँ पे नेम इनपुट करो वो हट गया और ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक कर्सर आ गया जो ब्लिंक कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक फोकस होना हुआ है। जैसे कि आपने क्लिक किया उसके बाद वो एक्टिवेट हुआ एलिमेंट, ना कि पहले। तो ये था आपका फोकस, ठीक है, ये हमारा फोकस। होप सो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। चलिए फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है सिंटेक्स। सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सूडो क्लासेस का हेल्प लेते हुए आप एक CSS स्टाइल शीट को बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे जब आपको इस सूडो क्लासेस का जो है आपको सिंटेक्स ही नहीं पता होगा। तो सूडो क्लासेस का सिंटेक्स होता है ये, यहाँ पे एक सेलेक्टर होता है, साथ ही साथ सूडो क्लास लिखी हुई होती है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसिस होता है, उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, और यहाँ पे एक सेमीकोलन से बंद किया जाता है, और यहाँ पे आपका जो है आपका कर्व ब्रैकेट आ जाता है।
तो ये है हमारा सिंपल सा सिंटेक्स। हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं गाइस, आगे हम बहुत सारी चीज़ें जो है सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो होपफुली आपको वहाँ पे सिंटेक्स विद एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे। सूडो क्लासेस स्टार्ट विद कॉलन। जो सूडो क्लासेस होती हैं वो हमेशा कॉलन से स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आप कॉलन देख रहे हो ना, ये कॉलन जो है वो सूडो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एंड फॉलो अ सेलेक्टर, और यहाँ पे एक सेलेक्टर भी होता है। सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्लास नेम आपने क्या रखा है, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। फॉलो अ सेलेक्टर, एग्जाम्पल होवर, फोकस, और कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो सूडो क्लास है ना, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, होवर लिखना है, या फिर फोकस लिखना है, या फिर जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम आगे 6 टाइप के सूडो क्लासेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा फंक्शनल सूडो क्लास कंटेन्स पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू डिफाइन आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है, पेयर होता है पैरेंथेसिस का, ये होता है पैरेंथेसिस, पेयर होता है पैरेंथेसिस का, जिसकी वजह से हम आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करना मतलब कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी हम चाहते हैं उस फंक्शनल सूडो क्लासेस के अंदर। देखिए 2 टाइप के हमारी जो है कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर हम जैसे सी, जावा, पाइथन, पाइथन नहीं, सी और जावा के अंदर जिस तरीके से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, उसी तरीके से हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस बनाते हैं। लेकिन फंक्शनल के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम क्लासेस नहीं बनाते हैं। टोटली हम एक तरीके से जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल के अंदर हम अगर हमें डिफाइन करना है, हम फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें लैंग्वेज मतलब जो भी हमारा पैरेंथेसिस हो उसे हमें यूज़ करना पड़ता है। बस ये मेजर डिफरेंस है। इसे याद रखना कि अगर आपके कर्ली ब्रेसेस हैं, इसका मतलब ये है क्लास वाला कंपोनेंट बात हो रही है, क्लास कंपोनेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर आपका पैरेंथेसिस है तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फंक्शनल सूडो क्लास की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुत छोटा, बहुत माइनर चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, द एलिमेंट टू विच सूडो क्लास इज अटैच्ड इज टर्म्ड एज एंकर एलिमेंट। मतलब कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करोगे उसे आप एंकर एलिमेंट जो है वो बुलाओगे। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है बटन। बटन के ऊपर आपने होवर लगा दिया, तो जैसे ही आप बटन के ऊपर कर्सर लेके आओगे तुरंत वो होवर प्रॉपर्टी को जो है एक्टिवेट कर देगा। मतलब कि ये एक एंकर एलिमेंट बन गया। बटन जो है वो एक एंकर एलिमेंट बन गया। और यहाँ पे हमारा आ जाता है पहला एग्जाम्पल सूडो क्लास का। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सूडो क्लास, ये जो सेलेक्टर और सूडो क्लास वाला एग्जाम्पल था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे बटन जो है वो हमारा सेलेक्टर है और जो हमारा होवर है वो क्या है, सूडो क्लास है। वैसे यहाँ पे हमारा ए और फोकस, ठीक है, ये इस तरीके से ये भी हमारा एक एंकर एलिमेंट या फिर सूडो क्लास बन जाती है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं कॉमनली यूज्ड कैटेगरीज इन सीएसएस ऑफ सूडो क्लासेस। हम सीएसएस के अंदर सूडो क्लासेस की कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड कैटेगरीज जो है हमारी वो कौन कौन सी हैं। और दोस्तों ये यही सेम जो है वो क्वांटम के अंदर भी दी गई हैं। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं तो हूँ ही। और इसके अंदर मैंने कुछ यूनिक पॉइंट्स भी ऐड करे हैं, होपफुली ये आपको हेल्प करेंगे ज़रूर, तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना यूनिक एपसेट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो गाइस, बेल आइकन को भी दबा दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए डायनेमिक सूडो क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मेनली यूज्ड व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी डन बाय यूजर। मतलब कि जब एक एक्टिविटी डन की जाती है यूज़र के द्वारा, यूज़र ने कहीं पे क्लिक किया, फोकस किया कहीं पे, ठीक है, इनपुट दे रहा है, वो साइन अप कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है यूज़र, तो उस टाइम पे जो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं उसे हम डायनेमिक सूडो क्लासेस में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होवर जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आपको जो यूज़र होगा वो माउस को पकड़ेगा, माउस को पकड़ के कर्सर को लेके आएगा किसी बटन के ऊपर, और जब ये वाली प्रॉपर्टी एक्टिवेट होगी तो मतलब कि यूज़र ने एक्टिवेट किया है, राइट। तो इसलिए होवर हो गया। विजिट हो गया, विजिट का मतलब वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है तो यूज़र ही तो विजिट करेगा, कोई और विजिट ऑटोमेटिकली थोड़ी ना विजिट कर लेगा कोई। फिर है आपका सेलेक्टेड एंड एक्सेट्रा। एड स्पेशल इफेक्ट्स टू एन HTML एलिमेंट। जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं HTML एलिमेंट के द्वारा, क्योंकि सूडो क्लासेस का काम ही यही होता है और सारी सूडो क्लासेस स्पेशल इफेक्ट जो है वो HTML एलिमेंट के अंदर ऐड करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, फोकस, ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद हमारी आती है सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है टारगेट सूडो क्लास। टारगेट सूडो क्लास का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सूडो क्लास कौन सी होती है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ये वाली सूडो क्लास, कॉलन एंड टारगेट, ये हमारी क्या होती है, सूडो क्लास होती है, टारगेट सूडो क्लास।
कैन बी यूज टू हाईलाइट द आर्टिकल इफ एनीथिंग इनसाइड इट हैज़ बिन डायरेक्टली लिंक टू। मतलब कि मान के चलिए आप जाते हैं विकीपीडिया पे आपने सर्च किया अबाउट अनुभव गोयल, या फिर आपने यूनिक वेबसाइट्स के बारे में सर्च किया, या फिर आपने अपने नाम को सर्च किया। जब आपने अपने नाम को सर्च किया तो वहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल आ जाता है, और आर्टिकल के बीच में आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो वहाँ पे ब्लू कलर के लिंक्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। जो लिंक्स होते हैं वो अलग से हाईलाइटेड होते हैं, ब्लू कलर में हाईलाइटेड होते हैं। तो वो जो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो अब तो ऑटोमेटिकली होने लगा, लेकिन पहले क्या होता था, हमें टारगेट सूडो क्लास का यूज़ करना पड़ता था, जिससे जो लिंक है ना वो हाईलाइट हो जाए कि भैया ये लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो अनुभव की ना आप इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, या फिर अनुभव के यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, या फिर यूनिक वेबसाइट्स के यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाईलाइट करना चाहते थे अगर किसी भी लिंक को या किसी भी चीज़ को एक आर्टिकल के अंदर, तो हम टारगेट सूडो क्लास का इस्तेमाल जो है हम करते थे। इट मेजरली ड्रॉ अटेंशन टू यूजर टुवर्ड्स द लिंक एडेड इन द आर्टिकल। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, ये है ऑफिशियल एंड ये है मेरा पर्सनल। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा लैंग्वेज सूडो क्लास। लैंग्वेज सूडो क्लास के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी सूडो क्लास कौन सी होती है, कॉलन, लैंग्वेज एंड पैरेंथेसिस। मैचेस एलिमेंट एज पर द लैंग्वेज दैट इज पास्ड इन द फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यूनिक वेबसाइट से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो लैंग्वेज, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पेजेस के अंदर लिखा होता है EN, FR, हिन, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रेंच के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, हिंदी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लैंग्वेजेस के ना एब्रीवेशंस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे लेटर्स बनाए जाते हैं, इन्हें लैंग्वेज कोड बोला जाता है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए जो पूरा का पूरा फंक्शनल है ना उसको चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करते हो कि मुझे ये आर्टिकल इंग्लिश में चाहिए, तो EN कीवर्ड की हेल्प से जो वर्ड मैच करते होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप FR सर्च करोगे किसी वेब पेज के अंदर, तो FR मतलब फ्रेंच के जो वर्ड होंगे जो मैच करते होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये पहले होता था, लेकिन अब कम यूज़ होता है, क्योंकि हर कंट्री का जो डोमेन है वो अब हर कंपनी अलग अलग करने लगी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग की वेबसाइट पे जाते हो, samsung.com लिखते हो, और आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के अंदर से सर्च कर रहे हो, इंडिया का इंटरनेट यूज़ करके सर्च कर रहे हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली samsung.in बन जाता है, या फिर samsung.com/in बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता लैंग्वेजेस को, लेकिन हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हम लैंग सूडो क्लास का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंटेक्स के अंदर हमारा सिंपल है, लैंग सूडो कोड इसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लैंग्वेज कोड लिखेंगे। इसके अंदर अगर हमें कोई वो चाहिए, मान के चलिए कोई कीवर्ड है हमारा कि भैया ये कीवर्ड ढूंढ दो पूरी की पूरी वेबसाइट में कि इस कोड का कोई वर्ड है या नहीं है, तो और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक अच्छा सा, लैंग्वेज EN मतलब कि इंग्लिश में ग्रेटर देन Q, Q जो है उससे बड़ा जो भी हमारा लेटर हो, उसके अंदर हमारे क्योट जो भी हमारे कोट्स है ना, जहाँ पे हमारा Q प्रॉपर्टी लगी हुई हो, वहाँ पे हमारे कोट्स के अंदर ना डबल कोट्स लगा देना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने बहुत सोच समझ के लगाए हैं, ये डबल कोट्स हैं, ठीक है, और ये सिंगल कोट्स हैं, ओके। तो सिंगल कोट्स के अंदर मतलब कि डबल कोट्स लगा देना जहाँ पे भी आपको Q प्रॉपर्टी दिखाई दे। तो अगर HTML के अंदर लिखा होता है यूनिक वेबसाइट्स, ठीक है, और ये इंग्लिश से मैच करता है, तो फिर क्या होता, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी इस तरीके से काम कर देती, ठीक है। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आप ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के अंदर देख रहे हो, सॉरी कॉलेज एग्ज़ाम्स के अंदर देख रहे हो, तो इस चीज़ को आप ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में देख रहे हो तो भैया एग्ज़ाम्स के बाद देखना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप फ्रेंच का भी कर सकते हो, जैसे कि कलर वाइट कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, जो भी है। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है भैया UI एलिमेंट स्टेट सूडो कोड। UI एलिमेंट स्टेट सूडो कोड, इसका मतलब क्या है, द इनेबल्ड रिप्रेजेंट्स UI एलिमेंट दैट आर इन अ इनेबल्ड स्टेट। ये हमें वो एलिमेंट्स दिखाती है जो एक इनेबल्ड स्टेट में है। इनेबल्ड स्टेट का मतलब क्या है कि मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद भी मैंने एक एनिमेशन लगा दिया, जैसे कि मैंने चेक बॉक्स लगा रखे हैं या फिर रेडियो बॉक्स लगा रखे हैं, तो रेडियो बटन, ठीक है। तो जैसे मैं रेडियो बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तुरंत उसके अंदर एक एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो भी एनिमेशन एनेबल होने के बाद इंप्लीमेंट होते हैं उन्हें हम UI एलिमेंट स्टेट सूडो क्लासेस कहते हैं। एग्जाम्पल है इनेबल, डिसेबल, चेक्ड, इंटरमीडिएट,
ओके, इनेबल्ड के अंदर क्या हुआ, जैसे कि मैंने इनेबल कर दिया तो तुरंत एक एनिमेशन रन हुआ या फिर एक फंक्शन रन हो गया। फिर उसके बाद डिसेबल्ड का मतलब क्या है कि वो बटन क्लिक ही नहीं होगा। चेक्ड का मतलब क्या है कि जब हम चेक बॉक्स कर रहे हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि बस आपने, जैसे आपने 10 चेक बॉक्स लगे हुए हैं और 2 सेलेक्ट कर दिए, तो जब तक आप 5 सेलेक्ट नहीं करोगे, जब तक सबमिट बटन एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस तरीके से इंटरमीडिएट हो गया कि मतलब कुछ नहीं हो रहा, जब तक आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। ओके, चलिए फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस, ये हमारा लास्ट सेकंड सूडो क्लास है। तो इसके अंदर क्या होता है, दे आर यूज टू क्लासीफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। मतलब कि ये एलिमेंट्स को क्लासीफाई करता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। मतलब कि मैंने एक डिव यूज़ किया, ठीक है, मैंने एक डिव यूज़ किया और डिव के अंदर मैंने बहुत सारी हेडिंग यूज़ कर दी, H1 H1, ठीक है। सेम एलिमेंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जो मैंने H2 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिव क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप H1 को क्लोज कर लेना, यहाँ पे भी H1, यहाँ पे भी H1 को क्लोज कर दिया, यहाँ पे H2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक ये बन गया। अब इसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल सूडो क्लास है वो इस चीज़ को डिफाइन कर देगा कि भैया इस प्रॉपर्टी, इस ये जो H1 है ना, इसके अंदर अलग चीज़ डिफाइन होगी, इस H1 के अंदर अलग होगी, इस H1 के अंदर अलग होगी, इस H2 के अंदर अलग होगी। तो हमें ना बार बार हर एक चीज़ को क्लास नेम अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। हम स्ट्रक्चरल सूडो क्लास की मदद से क्या कर सकते हैं, हर एक स्ट्रक्चर को ईजिली हम टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चाइल्ड मतलब कि जैसे हमारा फर्स्ट H1 हो गया, फर्स्ट H1, लास्ट H1, ठीक है। और या फिर nth का मतलब है अनलिमिटेड। हो सकता है कि आपने इस डिव के अंदर अनलिमिटेड टाइम्स जो है आपने H1 यूज़ किया हो, हेडिंग यूज़ की हो, पैराग्राफ यूज़ किया हो या जो भी यूज़ किया हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जो है वो स्ट्रक्चर करके आप सॉल्यूशन दे सकते हो। अब ये जो रूट है ये हाईएस्ट पेरेंट होता है एलिमेंट का इन अ डॉम, ठीक है। डॉम का मतलब क्या होता है, डॉम एक ऐसी स्टेज होती है जो आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। जैसे कि हमारा रिएक्ट जेएस है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस क्या होता है, वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है, हमारा जो वेब पेज है उसकी एक कॉपी बन जाएगी, उस कॉपी के अंदर जो है सारी एडिटिंग होगी और उसके बाद जो है यूज़र को दिखाई जाएगी। डॉम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ डेवलपर। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो डॉम ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना आफ्टर एग्जाम्स। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा P, यहाँ पे हमारा आ गया पैराग्राफ, फर्स्ट चाइल्ड कलर ब्लू, पहले जो चाइल्ड होगा उसका कलर ब्लू कर दो, मतलब जो भी पैराग्राफ पहले आया भैया उसका कलर ब्लू कर दो, सिंपल। चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, लास्ट सूडो क्लास जिसका नाम है नेगेटिव सूडो क्लास। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा सेलेक्टर जो है वो मैच नहीं करता किसी से तो भैया ये दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सर्च किया अनुभव, ठीक है, और मुझे नहीं मिला, मुझे पूरे वेब पेज में नहीं मिला, तो मेरे क्या आ जाएगा 404 नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव सूडो कोड कि भैया अगर मैच नहीं कर रहा है ना, नहीं मिल रहा है आपका एलिमेंट, नहीं मिल रहा है आपका सेलेक्टर, तो भैया ये वाला एरर दिखा देना, सिंपल। ये है आपका नेगेटिव सूडो क्लास। और इसको नोट किससे किया जाता है, नॉट से। तो ये एक तरीके से आप डिफ़ॉल्ट कह सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ हमारी बनी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हमारे वेब पेज के अंदर नहीं है, तो उसे आप नॉट से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल सा सूडो क्लासेस के बारे में। होपफुली गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना प्लीज़, और हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारी फैमिली का एक मेंबर बन जाइए प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का ही, इस पार्ट का नहीं, इस यूनिट का। तो ये है हमारा वेब पेज लेआउट डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा होने वाला है, क्योंकि ये 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आता है। और दोस्तों 10 नंबर से याद आया कि आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपके 20 नंबर जो है वो पक्के होने वाले हैं। क्वांटम बुक अगर आपको नहीं मिल रही है तो भैया ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना, अगर नहीं मिल रहे हैं तो ग्रुप में आ जाना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना, और प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेब पेज लेआउट डिज़ाइन। इसके अंदर हमारी सबसे पहली चीज़ आती है हेडर, फिर आता है नेविगेशन बार, यहाँ पे आती है हमारी सेक्शन, यहाँ पे आता है हमारा आर्टिकल, यहाँ पे हमारा असाइड, यहाँ पे हमारा फुटर। भैया ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाओ,
ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट है programmerfornoobs.blogspot.com, मैं उसका आपको वेब पेज लेआउट बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से ये वायर फ्रेमिंग करी हुई है, किस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। वायर फ्रेमिंग का मतलब होता है कि जब तक मैंने डेवलपिंग स्टार्ट नहीं करी थी उससे पहले मैंने जो डिज़ाइन बनाया था वो ये बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मेरा हेडर होगा, यहाँ पे मेरा लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नेविगेशन बार होगा, होम बटन, नोट्स बटन, वीडियोस बटन, कुछ भी बटन मुझे बनाने वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन आएगा। सेक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस डाल दी, पॉपुलर वीडियोस डाल दी, ठीक है, मोस्ट लाइक वीडियोस डाल दी, हमारे सेक्शन बन गए। यहाँ पे मेरा आर्टिकल डाल दिया। आर्टिकल का मतलब कि अनुभव गोयल इज डूइंग दिस, यूनिक वेबसाइट्स इज गोइंग टू पब्लिश दिस वीडियो नाउ, ठीक है। असाइड के अंदर कुछ भी हो सकता है मैं कोई एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे मैंने फॉलोअर्स बटन दिखा रखे हो, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया दिखा रखा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फुटर के अंदर फिर से मैंने हो सकता है कि आपको होम बटन, लिंक बटन, जो भी बटन्स मुझे देने हैं वो यहाँ पे मैंने दे दी हो, या फिर प्रोग्राम्ड इन 2023 जो भी मुझे कॉपीराइट कुछ देना हो तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक सी लेआउट बना ली। अगर आपको अपनी अपनी अलग लेआउट बनानी हो तो वो आप बना सकते हो, आप फ्री हो, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग इज़ यूनिक टू ऑल। ओके, इसे अलग अलग टाइप की जो है हमारी वेबसाइट्स जो है वो बनती हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हेडर का काम क्या होता है। हेडर का काम होता है डिफाइन करता है हेडर को एक डॉक्यूमेंट के या फिर सेक्शन के। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि नेविगेशन लिंक्स उसके अंदर ऐड होते हैं। सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि सेल्फ कंटेंट कंटेंट मतलब कि जो कंटेंट पहले से डिफाइंड नहीं है वो आप बना रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इमेजेस, कुछ भी वीडियोस, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। असाइड का अंदर क्या हो सकता है, एक साइड बार की तरह आप उसे ले सकते हो। फुटर के अंदर क्या होता है कि फुटर डिफाइन करते हैं। डिटेल्स के अंदर क्या होता है कि एडिशनल डिटेल्स विच कैन बी ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। डिटेल्स का जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अगर यूज़र की डिमांड है कि भैया मुझे इस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे इसका ईमेल आईडी दे दो, तो वो आप क्लिक करके ले सकते हो, वो ऑन डिमांड होती है तो ओपन और क्लोज कर सकते हो आप उसे। समरी क्या होती है, समरी होती है उस चीज़ की हेडिंग, ठीक है। समरी मत लिख देना, मैंने भी पहले समरी लिख दिया था, डिफाइन समरी ऑफ डिटेल्स, लेकिन समरी नहीं होता, हेडिंग होती है, ठीक है, डिफाइन हेडिंग ऑफ डिटेल्स। तो ये हमारा हो गए सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि हमने यहाँ पे देखे थे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम फटाफट से अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML। सबसे पहले स्टार्टिंग गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि आपको जो आपको बनाना है रजिस्ट्रेशन पेज, कोई सा भी HTML पेज बेसिक से बेसिक्स वो इस तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले जो चीज़ें कंपलसरी मैं आपको वो बता देता हूँ। ये लिखना कंपलसरी है, मैं स्टार बना रहा हूँ हर एक चीज़ पे जो कंपलसरी है। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हो तो स्टाइल शीट ऐड कर सकते हो, अगर आप स्टाइल शीट ऐड नहीं करना चाहते हो तो भैया मत करो, ये कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका बॉडी, ये भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद ये डिव आपकी मर्जी है, चेंज कर सकते हो, H1 चेंज कर सकते हो, P चेंज कर सकते हो। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है और ये कंपलसरी है, ठीक है। इसके अंदर आप टाइटल एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेंट है इसके अंदर आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। फॉर एग्जांपल आप H1 से लिख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर आप चेक बॉक्सेस लगा सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपको लगानी है वो इसी तरीके से लगानी है। ये नॉर्मल बेसिक सा है। अगर आपको वो चीज़ भी चाहिए कि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया बेसिक सा HTML पेज दूँ, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करके ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, प्लीज़ सेंड मी दैट रजिस्ट्रेशन पेज। और नीचे दिए मैं एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, उसके अंदर आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना, मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। या फिर आप ऐसा करो टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर लेना, सो दैट मैं आपको डायरेक्टली वो पुश कर दूंगा और आप इजीली सारे लोग ईजिली उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ईजिली पढ़ सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट 3। और होपफुली ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा यार, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तो प्लीज़ गाइज कर देना याद से अगर नहीं किया है अब तक तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई फीडबैक हो या फिर आपको कोई भी मेरे से शिकायत हो या फिर मैं कौन सी नई वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। जय श्री राम।